नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। बात उस भरत तिवारी जी की हो रही है जिसकी पूरे देश में हर चैनल पे, हर न्यूज पे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, हर जगह पर बस एक ही बात चल रहा है, भरत तिवारी का इनकाउंटर क्यों किया गया। ये वैसा लड़का था जो पूरे देश में, बिहार एक ऐसी राज्य है जहां पर बाढ़ से प्रभावित हो जवानिया गांव के लोगों का मदद करने वाले बच्चा को आखिर इनकाउंटर में क्यों मार गिराया गया। क्या वो खाकी वर्दी में 5 पुलिस प्रशासन के जो लोग थे, आखिर उन्होंने भरत तिवारी के ऊपर बंदूक उठाने की कोशिश क्यों किया। भरत तिवारी जी को आखिर बंदूक से मारना ही अंतिम विकल्प क्यों बचा। अगर उन्होंने सरेंडर कर ही दिया था खुद को तो गोली चलाना अंतिम विकल्प था क्या। आपने देखा होगा कि भारत में आतंकवादी हमला हुआ था, अजमल कसाब ने भी 100 लोगों से ऊपर लोगों की जान तक ले ली सरेंडर करने के बाद। सुप्रीम कोर्ट के 1 साल होने के बाद उनको फांसी दिया गया, तब तक उनको जेल में रखा गया था। आखिर कारण क्या रह गई थी कि भरत तिवारी जी को गोली मारना पड़ा, उनको मौत के घाट उतारना पड़ा, जबकि ना कोई वो हिस्ट्री शूटर थे, ना किसी गैंग का हिस्सा थे। बस वह समाज सेवा करने वाले एक व्यक्ति के ऊपर एक बंदूक उठा लेने से क्या उसका इनकाउंटर कर देना बिहार सरकार, बिहार पुलिस की क्या आखिर वो आखिरी जिम्मेदारी थी, इस बात को बताने आया। इसलिए जो लोग वीडियो में नए हैं, सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के आसरे आपको हर एक बातों की ताबूत पता चल जाएगी, हर एक विधि व्यवस्था पता चल जाएगी कि भरत तिवारी के साथ आखिर हुआ क्या था, आगे सरकार क्या करेगी। इस बात को समझिए। 17 तारीख के दिन जब भरत तिवारी जी की इनकाउंटर में मौत हो जाती है, इसके पीछे जब भरत तिवारी जी की फेसबुक अकाउंट को देखा जाता है तो 2020 में बागेश्वर धाम अपने क्षेत्र से पैदल चलकर गए थे, क्योंकि उस समय हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी। बिहार में बीजेपी की सरकार है, हिंदू राष्ट्र की बात होगी ही होगी। और ऑलरेडी बिहार में जितने सारे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उन सारे जगहों पर बीजेपी की सरकार है। उस सरकार केवल हिंदू राष्ट्र की बात कर रही थी और उस हिंदू राष्ट्र में अपना भागीदारी भी भरत तिवारी जी ने कहा दिया और वहां पर जाकर बागेश्वर जाकर खुद को प्रेजेंट भी किया। उस समय से लगातार समाज सेवा करना चाहते थे। अपने क्षेत्र के अंदर एक ईवी वाला बाइक का स्टोर खोलना चाहते थे, इलेक्ट्रिक बाइक स्टोर खोलना चाहते थे, जिसके माध्यम से अपना उसमें कैरियर बनाना चाहते थे। गार्जियन के तौर पे उनको क्वेश्चन किया गया कि वो क्या करना चाहते थे अपने फ्यूचर में, तो ईवी बाइक शोरूम खोलने का उनका एक प्रयास था। उसमें वो लगातार काम भी करते थे और बीएससी के छात्र थे, उम्र उनकी 28 साल थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा उनको गोली मार दिया गया। महज यही बात रहा कि जमानिया गांव के अंदर जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के कटान में लगभग पूरे गांव बह गए थे। उस समय गांव जिस समय बह रही थी, उस समय सरकार के पास ना कोई योजना था, न सरकार के पास कोई वैसा ताबूत था, न सरकार के पास कोई इसी प्रकार की कोई विषय वस्तु नहीं थी जिसको आजमा कर वहां पे उस गांव को बहने से रोक दिया जाए। जबकि पटना का मैरीन ड्राइव बहुत एक अलग जगह है, गंगा के किनारे है, जबकि वहां से गंडक नदी आ रही है, इधर से गंगा नदी आ रहा है। पटना में सबसे ज्यादा पानी रहता है, मैरीन ड्राइव नहीं बहता है, लेकिन वो गांव बह गए। उसके एवज में भरत तिवारी जी ने आवाज नहीं उठाया कि मेरा गांव क्यों बह गया, क्योंकि ये प्रकृति का दिया एक प्रदत्त है, एक तरह की घटना है। उस घटना का नाम देकर बिहार सरकार के द्वारा इस बात से बचा गया और उस समय लोगों का बचाव नहीं किया गया। तमाम लोगों के द्वारा भी देखा गया था कि बाढ़ में वो लोग काफी दिनों तक, वो बहुत के बच्चे, माल बच्चे, बहुत सारा चीज बह भी गया, जान माल का नुकसान भी हुआ। लेकिन इसके एवज में सरकार अपने काम में जो जू रेंगती है वो भी नजर नहीं आई। इसी का मार्गदर्शन अपनाकर भरत तिवारी जी ने लगातार पटना से लेकर भोजपुर तक, भोजपुर से लेकर हर एक जगह पर जाकर उन्होंने लेटर दिया। और लेटर देने के बाद सोचा कि जो लोग परेशान हैं, समाज के अंदर रहने वाले वो सारे वर्ग के लोग जो परेशान हैं, चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग से हो, पिछड़ा वर्ग से हो या किसी भी वर्ग से हो, वो सारे लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ना शुरू किए। सरकार ने अंत में उन लोगों को घर तो दिया, लेकिन उनके आने जाने के लिए कोई रोड नहीं दिया, कोई विकल्प नहीं दिया। इसके साथ साथ ना कोई पोल लगाया, ना कोई बिजली का व्यवस्था किया, ना कोई पानी का व्यवस्था किया। इस व्यवस्था के लिए वो जो लड़ना शुरू किए, तो उम्र 28 साल थी, उनके गला में एक लॉकेट था, चाहे वो बहन दी होगी, माँ दी होगी या पापा दिए होंगे। पापा सरकारी कर्मचारी थे, वो रिटायर्ड थे,
शायद पापा ही उस लॉकेट को दिया था। 4 साल 5 साल तक लगातार भरत तिवारी जी ने घूमते रहा, और घूमने के साथ साथ क्या हुआ कि उस लॉकेट को बेचकर भगत सिंह से वो प्रभावित थे। लगातार भगत सिंह का उन्होंने गुणगान किया, और जिस तरह से भगत सिंह ने देश में क्रांति लाया देश की आजादी के लिए, ठीक को उस गांव को आजाद करने के लिए, उस गांव को उस ताबूत से बचाने के लिए, जिस ताबूत के आश्रय ऑफिसर्स, वहां का जो दलाल ऑफिसर्स थे, जो 5 साल में काम नहीं किए थे, वो 5 साल में काम नहीं करने के बाद इतनी सारी जो विधि व्यवस्था को खत्म किए थे, उस विधि व्यवस्था से लड़ने के लिए उन्होंने बंदूक खरीद लिया। शायद वो बंदूक भारत में किसी दुकान में मिलती होगी, शायद वो बंदूक सरकार के कोई अंग के द्वारा दिया गया होगा, शायद वो बंदूक किसी अन्य जगह से आई होगी। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। मेरा कोई इसमें यह नहीं है। हाई कोर्ट का जो धारा है, संविधान का जो नियम है, उस नियम का अनुकूल करते हुए उस बंदूक का भी जांच करना चाहिए कि वो बंदूक आया कहां से। और बंदूक उठाने का नौबत उनको आया तो इसलिए आया क्योंकि सरकार जिस तरह से भगत सिंह को अंग्रेज की सरकार ने जिस तरह से उनको मार दिया, फांसी दे दिया, ठीक उसी तरह से आज जोड़ा जा रहा है भरत तिवारी जी को। इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि समाज के अंदर उन वंचित लोगों को जो घर मिला था, जो चीज मिला था, भरत जी के प्रयास से भी मिला था, कुछ सरकार के कारण भी मिला था। 100% प्रयास तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके सड़क, पानी और बिजली के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई में सरकार जब नहीं सुनी तो लॉकेट बेचकर बंदूक खरीदे। और उन्होंने कहा, भगत सिंह जिस तरह से देश को आजाद करने के लिए बम चला दिया, ठीक हम बंदूक ले लेंगे, हमारी सुरक्षा भी होगी और सरकार उसके एवज में काम भी करेगी और हमसे डरते भी रहेगी। यह मानना था भारत भूषण तिवारी जी का। क्योंकि जितने सारे वीडियो को देखा गया, जितने सारे रिसर्च को किया गया, उस रिसर्च में यही सामने आता है और यही बात निकल कर आता है कि भरत तिवारी जी इस आश्रय सोचते थे कि वहां के लोगों को काम हो जाएगा, सारी चीजें जो विधि व्यवस्था थी उसको ठीक कर दिया जाएगा। वो प्रभावित थे योगी आदित्यनाथ के नियम से, वो प्रभावित थे राम मंदिर से, वो प्रभावित थे उज्जैन के उस मंदिर से, वो प्रभावित थे बागेश्वर धाम से। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान, जब उनके क्षेत्र में जाकर पूछा गया तो लोगों द्वारा यह पता चला कि वो प्रभावित थे उन जनताओं के काम करने के लिए। वो हमेशा मानसिक रूप से चिंतित थे कि कैसे उन लोग को ठीक किया जाए, हर एक वर्ग को देखा जाए, जबकि इसमें कोई जातिवाद उत्पाद फैलाने की बात नहीं हुई थी। कुछ जाति के लोग अभी न्यूज चैनल पर आकर अपने अपने बयान को दे रहे हैं, जाति से जोड़ रहे हैं। अगर भरत तिवारी की जगह कोई अजमल रहता, कसाब रहता, चाहे इरफान रहता, तो उसकी नींव दूसर हो जाती, लेकिन यहाँ पर तिवारी है तो इनकी नींव दूसर हो जाती है। तो मैं उन चंद न्यूज चैनल वाले से कहना चाहता हूं कि आप अपने स्तर से, आप भी एक पत्रकार हैं, भरत तिवारी जी के क्षेत्र में जाकर जो लोग प्रभावित थे बाढ़ से, जो लोग प्रभावित थे रोड से, जो लोग प्रभावित थे उस जगह से, उन लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे भरत तिवारी जी, क्या किसी एक जाति के थे क्या? ये कंटेंट जो मैंने बनाया है भरत तिवारी जी के राजनीतिक प्रभाव के ऊपर, गिरिराज सिंह ने कहा था, गिरिराज सिंह के बयान अलग है, गिरिराज सिंह ने घटना का जो बयान दिया उसका अलग है, मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी अलग देते हैं, मिथिलेश तिवारी जी अलग देते हैं, और इससे सारे से वंचित होकर बयान पुलिस अधिकारी लोग अलग दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूं कि ईद को लगड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है कि पहले मार के लगड़ा कर दिया, उसके बाद इसकी ऑपरेशन बताई जा रही कि यह ऑपरेशन था। और इनकाउंटर में बहुत सारा चीज है कि बिना किसी ट्रायल, मतलब सरकार कहती है, सारे लोग कहते कि वो पागल था, तो जब वो बंदूक फेंकिए दिया, सारा काम कर ही दिया, तब पागल किस अजमल कसाब को यहां तक गोली नहीं चलाया गया, इसके ऊपर गोली कैसे चला दिया? बहन कहती है कि हमारे भाई को मार दिया गया। वो 5 पुलिसकर्मी नहीं थे, बल्कि वो आतंकवादी थे जिन्होंने वर्दी पहनकर, पुलिस खाकी वर्दी पहनकर मेरे भाई को मार गिराया। मां कहती है, सम्राट चौधरी जी को दोष लगाते हुए कहती है कि बहुत सारे शराब का भी मेथड अपनाई। यूट्यूब पे कुछ एल्गोरिदम है, जिस बात को मैं नहीं बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन से जरूर आप लोग बोलिएगा। बहुत सारी विधि व्यवस्था ऐसा है जिसको खत्म किया गया। और देखिए कि भरत तिवारी जी को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि भरत तिवारी जी की राजनीति का असर देखिएगा, हाफ इनकाउंटर भी हो सकता था, पुलिस का दावा कुछ अलग है, राजनीतिक बयान कुछ अलग है, कार्रवाई कुछ अलग हो रही है। अब आखिर इनको शस्त्र उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार क्यों अंधे मुंह गिरे हुआ था? वहां के प्रतिनिधि मंडल विधायक जो थे, जब वो जीत कर गए हैं, वहां पर जो जमानिया गांव में जो बाढ़ से प्रभावित लोग थे, आखिर वहां काम क्यों नहीं कर रहे थे? उनके एवज में इनको काम करने का मौका क्यों मिल रहा था? क्यों अपने आप को वहां पर वो काम करके ये सोचते थे कि जो लोग भूखे मर रहे हैं, जो लोग को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, उसको कैसे ठीक किया जाए?
इस विधि व्यवस्था के ऊपर आप क्या समझते हैं? अंत में उनके ऊपर गोली चलाई गई, जांच हो रही है, यहां तक कि FIR भी हो चुका है। जैसे जैसे खबर आएगी भरत शर्मा जी की, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी बातों को रखें कि भरत तिवारी जी की और क्या क्या, अगर उनके गांव से या उनके क्षेत्र से देखते हैं तो उनके बारे में क्या जानते हैं, ये चीज मैं जानने का कोशिश करूंगा और अगला बार उस क्वेश्चन को भी रखूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार सत्यम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।